हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स बिगिन विद द सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, छोटा ही चैप्टर है, 2 से 3 लेक्चर में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद एमसीक्यूज डिस्कशन। ओके, एंड प्लस यहाँ से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए। ओके, लेट्स बिगिन। अब मार्केट सबसे पहले देखते हैं कि भाई मार्केट का मतलब क्या है। राइट, व्हाट इज मार्केट? मार्केट इज अ सिस्टम वेयर बायर्स एंड सेलर्स इंटरैक्ट to exchange goods and services and where prices are determined by the supply and demand forces। क्या बोल रहा है कि भाई मार्केट एक ऐसी जगह, एक ऐसा सिस्टम है जहां पर बहुत सारे बायर्स है, मैनी बायर्स। बायर्स मतलब जो चीजें खरीदने आए हैं। देर आर सो मेनी सेलर्स मतलब जो चीजें बेचने आए हैं। ठीक है, तो क्या है, मार्केट इज अ सिस्टम जहां पे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए रेडी है एंड बहुत सारे लोग बेचने के लिए रेडी है। राइट, टू एक्सचेंज गुड्स या सर्विसेज। क्या कौन सी चीजें बेचने के लिए रेडी है? गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सी चीजें खरीदने के लिए रेडी है? गुड्स एंड सर्विसेज। राइट, एंड वेयर प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस पे प्राइस डिटरमाइन होता है। तो ये मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर प्राइस मार्केट खुद डिटरमाइन करता है। मार्केट कैसे डिटरमाइन करेगा कि भाई हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू बाय थिंग्स एंड हाउ मेनी पीपल आर रेडी टू सेल थिंग्स, या फिर हाउ मेनी थिंग्स आर अवेलेबल फॉर सेल एंड हाउ मेनी थिंग्स अ पर्सन इज रेडी टू बाय। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स पे क्या है, सप्लाई एंड डिमांड फोर्स के कॉन्सेप्ट्स पे मार्केट क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा प्राइस। ठीक है, तो यहां पर एक पॉइंट अच्छे से याद रखना कि यहां पर जो प्राइस है वो कौन डिटरमाइन करता है? वो मार्केट डिटरमाइन करता है, वो मार्केट सेट करता है प्राइस। ठीक है, देखो मार्केट तो आपको पता ही होगा, बोलते हैं ना भाई वो मार्केट में मिल जाएगा। आपको सब्जी लानी है, मार्केट चले जाओ। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स थिंग्स खरीदने मार्केट चले जाओ। तो मार्केट वर्ड तो आपको पता ही है कि भाई एक ऐसी जगह, ऐसा सिस्टम है जहां पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स है टू एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज दिस, वेयर प्राइजेस आर डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड फोर्सेस। क्लियर है? ये पॉइंट अपने दिमाग में अभी का अभी बिठा लो, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई बायर्स आर नॉट द वन जो प्राइस सेट करते हैं, नॉट इवन सेलर्स। सेलर्स आर नॉट द वन जो प्राइस सेट करते हैं। देन फिर प्राइस सेट कौन करता है मैम? प्राइस सेट करता है मार्केट। ओके, क्लियर है? और मार्केट कैसे सेट करेगा? बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई। मतलब कोई प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है इन द मार्केट, मतलब कितने लोग रेडी है टू परचेज दैट प्रोडक्ट, एंड वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब सप्लाई कितनी है। ठीक है, तो ये बेसिस पे मार्केट डिटरमाइन करता है प्राइस। क्लियर है पॉइंट? परफेक्ट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। ठीक है, मार्केट भी क्लासिफाई होता है ऑन व्हाट बेसिस? ऑन 3 बेसिस। याद रखना, सबसे पहला हो जाता है एरिया एंड लोकेलिटी के बेसिस पे, सेकंड इज ऑन टाइम एलिमेंट बेसिस, एंड द थर्ड इज कंपटीशन। जो थर्ड वाला है, जो कंपटीशन है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप जो मार्केट पढ़ रहे हो, मार्केट पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ ये 2 कॉम्पिटिशन्स पे ही टिका है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया और लोकेलिटी। ठीक है, हम यहाँ पे एरिया एंड लोकेलिटी के बेसिस पे मार्केट को क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो 3 तरह के मार्केट हमें देखने मिलते हैं एरियाज एंड लोकेलिटी में। सबसे पहला हो जाता है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट का क्या मतलब है? आप जहां पे रहते हो, ठीक है, द एरिया इन विच यू स्टे, आपके आसपास में जो वेजिटेबल मार्केट्स लगते हैं, आपके आसपास में जो किराना स्टोर्स है, ठीक है, उसे हम कहेंगे लोकल मार्केट। ठीक है, अब आपको वेजिटेबल्स लाने हैं तो आप आपके आसपास वाले स्टोर ही जाओगे। राइट, अगर आपको फ्रूट्स खरीदने, आपको कुछ किराना सामान खरीदना है, तो आप आपके घर के नीचे जो भी किराना स्टोर्स हो रहे हैं वहां से खरीदोगे। तो उसे हम क्या नाम देंगे? उस मार्केट को हम नाम देंगे लोकल मार्केट। ठीक है, देखो, अ लोकल मार्केट इज अ मार्केट प्लेस वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड विद इन द सेम एरिया और रीजन। जहां पर आप रहते हो वो सेम एरिया में जितने भी मार्केट्स है, जितने भी गुड्स प्रोड्यूस होके बेचे जा रहे हैं, ठीक है, गुड्स आर प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड जहां पर आप रहते हो, दैट इज लोकल मार्केट। जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स। ओके, आप इसको याद कैसे रखोगे? आपको इसको याद रखना पड़ेगा, दिस इज लिमिटेड टू स्मॉल एरिया। ठीक है, ओप्स, ये है ना।
दिस इज लिमिटेड टू स्मॉल एरिया एंड ये स्मॉल स्केल पे बिजनेस करता है, ठीक है। ये मार्केट जो है इसका जो स्केल है दैट इज वेरी स्मॉल, ठीक है। ये मार्केट, लोकल मार्केट का जो स्केल है दैट इज वेरी स्मॉल, ओके। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज नेशनल मार्केट। अब नेशनल मार्केट से आपको क्या ध्यान में आ रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स जो कि पूरे इंडिया में, नेशनल मार्केट मतलब कंट्री पे हम लोग बात कर रहे हैं, राइट। तो अपने इंडिया में पूरे के पूरे मार्केट्स मतलब हर एक स्टेट में जो भी प्रोडक्ट्स बेचे और प्रोड्यूस करे जा रहे हैं हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कैसे याद रखोगे, इसको आपको याद रखना है कश्मीर टू कन्याकुमारी। याद है वो गाना, कश्मीर तो मैं कन्याकुमारी, ठीक है। ये जो है गाना, ये गाना याद रखना। एंड ये जब भी हम लोग नेशनल मार्केट की बात कर रहे हैं मतलब वी आर टॉकिंग अक्रॉस द कंट्री, मतलब अपनी कंट्री में हर एक स्टेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो बासमती चावल जो हरियाणा में ग्रो करे है वो बासमती चावल को हम हर एक स्टेट मतलब इंडिया में जितनी भी स्टेट सिटीज है वहां पर बेच रहे हैं, ठीक है। अब कैसे कौन से प्रोडक्ट्स आपको सबसे ज्यादा दिखते हैं मुझे बताओ, जैसे पतंजलि ले लो, वो हर एक स्टेट में दिखता है, राइट। वो हर एक स्टेट में दिखता है ना, दिस इज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर एक स्टेट में दिखता है। टाटा के प्रोडक्ट्स हर एक स्टेट में दिखते हैं, ठीक है। चाहे वो कहाँ पर भी, मतलब अब जैसे राइस के बारे में हमने बात करें, चाहे वो कहीं पर भी प्रोड्यूस करे, मतलब चाहे राइस आप हरियाणा में उगाओ या कहाँ पर भी आप उसे ग्रो करो, डजेंट मैटर, लेकिन वो जो प्रोडक्ट है वो अक्रॉस द कंट्री सेल हो रहा है, ठीक है। सो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे नेशनल मार्केट, ठीक है। फिर इंटरनेशनल मार्केट क्या है मैम, ऑब्वियस है अपनी कंट्री के बाहर, है ना। अब इंडिया के बाहर आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट्स इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर आप करते हो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पर आप करते हो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो जो भी गुड्स एंड सर्विसेज आप ओवर द सीज, मतलब ओशंस, ओवर द ओशंस, ओशंस को क्रॉस करके अपने इंडिया की जो बॉर्डर लाइंस है उसको क्रॉस करके आप जो भी चीजें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हो दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल मार्केट, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर क्या एग्जांपल दिया है, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, व्हीट, कॉटन। अब कॉटन जो इंडिया में प्रोड्यूस किया है हम उसे क्या करें, हम उसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट मतलब जो इंडिया से अपनी कंट्री से जो भी बाहर प्रोडक्ट्स हम बेच रहे हैं उसे हम एक्सपोर्ट कहेंगे, ठीक है। और इंडिया में जो बाहर से प्रोडक्ट्स हम ला रहे हैं उसे हम इंपोर्ट कहेंगे, ओके। तो एक्सपोर्ट क्या है, अब जैसे इंडिया में आप कॉटन ग्रो कर रहे हो एंड कॉटन को आपने एक्सपोर्ट करा चाइना को, ठीक है। तो वो चाइना के लिए इंपोर्ट हो गया और अपने लिए एक्सपोर्ट हो गया, है ना। तो ऐसी सारी चीजें जो कि इंडिया के बाहर डील करी जा रही है, ठीक है, अक्रॉस, सॉरी, कंट्री की बॉर्डर लाइन को क्रॉस करी जा रही है, दैट इज इंटरनेशनल मार्केट। क्लियर है। मैं ये इतना इन डिटेल इसीलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि आपका एमसीक्यू पेपर है ना बेटा, भूल तो नहीं जाते हो ना बार बार, तो अब कुछ भी चीजें आ सकती है तो वहां पर आप कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं हर एक पॉइंट को इतना इन डिटेल में पढ़ा रही हूँ, ठीक है। An international market exists where a commodity is bought and sold across different countries. यहाँ पर हम different countries की बात कर रहे हैं। नेशनल मार्केट में कंट्री तो एक ही है, अपने इंडिया की बात कर रहे हैं, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स के बारे में हम बात कर रहे थे। एंड लोकल मार्केट में तो भाई अपने आसपास वाले एरिया, अपने नेबरहुड के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओके, परफेक्ट। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एलिमेंट, ठीक है। टाइम एलिमेंट पर भी मार्केट डिपेंड्स होता है, कैसे देखो, सबसे पहला क्या है, वेरी शॉर्ट पीरियड। देखो यहाँ पर ना आपको दो चीजें याद रखनी है। अक्सर बच्चों को क्या लगता है जब भी टाइम पीरियड की बात हो रही है ना तो उन्हें लगता है कि या तो फिर लॉन्ग पीरियड होगा या तो फिर शॉर्ट पीरियड होगा, ठीक है। लेकिन मार्केट में ना तीन तरह के टाइम एलिमेंट्स पे मार्केट को डिवाइड करा गया है, तीन तरह के। एक तो वेरी शॉर्ट पीरियड है, एक हो जाता है शॉर्ट पीरियड एंड एक हो जाता है लॉन्ग पीरियड, ठीक है। तो अगर एमसीक्यू में आया कि थ्री
मतलब ऑन बेसिस ऑफ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइम एलिमेंट मार्केट्स आर देयर, ठीक है, अगर ऐसे दे दिया हाउ मेनी टाइप्स और वहां पर ऑप्शन में रहा शॉर्ट मार्केट, लॉन्ग मार्केट एंड वेरी शॉर्ट मार्केट, ठीक है, तो आपको तीनों टिक कर कर आने, मतलब ऑल ऑफ द अबव विल बी द आंसर। क्लियर है पॉइंट? तो ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट है ना, ये बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो याद रखना, ठीक है। वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट का क्या मतलब हो जाता है, यहाँ पर इट इज अ मार्केट वेयर ओनली फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स आर अवेलेबल विद इन अ ब्रीफ टाइम एज दे कैनॉट बी रीस्टॉक्ड और स्टोर्ड क्विकली, जैसे कि फ्रूट्स, फिश या फिर वेजिटेबल्स। देखो ये ऐसा मार्केट है, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ मार्केट, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है, ओनली फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ पेरिशेबल गुड्स, यहाँ पर हम पेरिशेबल गुड्स के बारे में बात करें, मतलब ये ऐसे गुड्स है जो कि फ्यू आवर्स या फिर एक आध दिन में क्या पेरिशेबल गुड्स मतलब स्पॉइल हो जाते हैं, राइट। और यहाँ की इनकी जब भी पेरिशेबल गुड्स की बात होगी, ठीक है, जब भी पेरिशेबल गुड्स के बारे में बात होती है तो इनकी सप्लाई कैसे रहती है, मुझे बताओ। सप्लाई आप ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि इनकी सप्लाई क्या है, कैन नॉट बी चेंज, सप्लाई इज फिक्स्ड, कैन नॉट बी चेंज। याद है हमने देखा था ना, ये ऐसे गुड्स है जहां पर चाहे डिमांड बढ़े या घटे, डजेंट मैटर, द सप्लाई इज लिमिटेड, जितनी है उतनी है, द सप्लाई इज फिक्स, यू कैन नॉट इंक्रीज द सप्लाई, क्योंकि ये ऐसे गुड्स है विच कैन नॉट बी स्टॉक्ड, मतलब आप ये ऐसे ऐसे गुड्स है जिसको आप स्टॉक में नहीं रख सकते हो। ये पेरिशेबल गुड्स है जो कि पेरिश हो जाते हैं, जो कि स्पॉइल हो जाते हैं अ डे या फिर फ्यू आवर्स में या फिर अ डे, जैसे कि फ्रूट्स, फिश, इसको आप एक आध दिन से ज्यादा आप स्टोर नहीं कर सकते हो ना, वरना वो स्पॉइल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट में याद रखना, यहाँ पे सप्लाई कभी भी क्या रहती है, अनचेंज्ड रहती है, सप्लाई इज फिक्स्ड, चाहे डिमांड बहुत क्यों ना हो जाए, डजेंट मैटर, द सप्लाई इज फिक्स्ड, द क्वांटिटी इज फिक्स्ड, ओके, एंड दीज आर सच गुड्स दैट कैन नॉट बी रीस्टॉक्ड एंड कैन नॉट बी स्टोर्ड क्विकली, ओके। नेक्स्ट हो जाता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये पीरियड मार्केट ऐसा है जहां पर लिमिटेड सप्लाई चेंज, मतलब थोड़ा बहुत आप सप्लाई ऊपर नीचे कर सकते हो, ऑफन सीन विद सेमी पेरिशेबल गुड्स। यहाँ पे सेमी पेरिशेबल गुड्स के बारे में बात हो रही है, जैसे कि बेकरी प्रोडक्ट्स हो गए। अब बेकरी प्रोडक्ट्स आप 2 से 3 दिन आराम से स्टोर करके रख सकते हो, जैसे कि ब्रेड्स, केक्स, राइट। आप डेयरी के प्रोडक्ट्स ले लो, जैसे कि वो मिल्क, ये सारी चीजें आप 2 से 3 दिन तक ज्यादा स्टोर करके रख सकते हो, राइट। सो दीज आर सेमी पेरिशेबल आइटम्स। तो वेरी शॉर्ट में पेरिशेबल गुड्स आते हैं, ठीक है, एंड शॉर्ट पीरियड में वी आर टॉकिंग अबाउट सेमी पेरिशेबल आइटम्स। ऐसे भी वेजिटेबल्स है जो कि ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ना, उसको आप आराम से, जो लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसको आप आराम से 2 से 3 दिन तक आप आराम से स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सप्लाई थोड़ी बहुत आप चेंज कर सकते हो, यहाँ पर सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, ठीक है, यहाँ पर सप्लाई कैन बी एडजस्टेड, याद रखना, ओके। नेक्स्ट क्या है, लॉन्ग पीरियड मार्केट। अब लॉन्ग पीरियड में तो ऑब्वियस है, अब आपको पता चल ही गया होगा कि भाई यहाँ पर तो जैसे जो डिमांड है वैसे आप सप्लाई बढ़ा सकते हो, सप्लाई घटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड मार्केट है, ऑल रिसोर्सेज कैन बी मॉडिफाइड, मतलब आपके जितने भी रिसोर्सेज है मॉडिफाई मतलब आप चेंज कर सकते हो टू मीट शिफ्ट्स इन डिमांड। अगर डिमांड बढ़ रही है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, तो आप उसकी सप्लाई भी बढ़ा सकते हो, या फिर डिमांड घट रही है तो उसकी सप्लाई आप घटा सकते हो, ठीक है। तो ऑल रिसोर्सेज कैन बी मॉडिफाइड, जैसे डिमांड है वैसे आप सप्लाई को चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो, टिपिकली ओवर मंथ्स और ईयर्स। जैसे कि एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर गुड्स के बारे में हम बात करें, जैसे कि वीट हो गया, तो ये नॉर्मली ऐसे गुड्स है जिसे मंथ्स लगते हैं ना टू ग्रो, राइट। तो यहाँ पर आप सप्लाई में चेंजेस कर सकते हो बेस्ड ऑन द डिमांड, ठीक है। अगर इंडस्ट्रियल गुड्स की बात करेंगे तो मशीन्स ले लो, ठीक है, मशीन्स में भी अब इंडस्ट्रियल गुड्स है, लॉन्ग टर्म के लिए है, राइट, लॉन्ग पीरियड है, तो आप जैसे जो डिमांड है आप वैसे उसकी सप्लाई बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, है ना। अब कंस्ट्रक्शन गुड्स ले लो, जैसे सीमेंट, ब्रिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीजों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑल रिसोर्सेस मतलब सप्लाई फुल्ली एडजस्टेड, ठीक है, क्लियर है पॉइंट्स, परफेक्ट। एंड व्हाट इज द लास्ट वन, द लास्ट वन इज बेस्ड ऑन कंपटीशन, ठीक है।
तो यहाँ पर कंपटीशन अमॉन्ग द सेलर्स एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ द फर्म, जैसे कि एक हो जाता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट एंड दूसरा हो जाता है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। अब हम देखेंगे आगे कि भाई परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है, ठीक है, इसमें प्राइस कैसे डिसाइड होता है, प्लस इम्परफेक्ट मार्केट कंपटीशन क्या है, इसमें प्राइसेस कैसे डिसाइड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज परफेक्ट कंपटीशन। अब हम परफेक्ट कंपटीशन क्या है वो समझते हैं, ठीक है। इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट मेनी बायर्स एंड सेलर्स ऑफर आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स एंड नो वन कैन चेंज मार्केट प्राइस ऑन देयर ओन एज एवरीवन हैज एक्सेस टू फुल एंड अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट प्राइसेस। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैनी सेलर्स एंड बायर्स की, मतलब मैं एक सेलर या फिर एक बायर के बारे में बात नहीं कर रही हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स। यहाँ पर मैनी सेलर्स एंड मैनी बायर्स है इन द मार्केट, राइट। नेक्स्ट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स मतलब होमोजीनियस प्रोडक्ट्स के बारे में हम बात कर रही है, मतलब सेम, आइडेंटिकल, राइट, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है। थर्ड क्या था, नो सिंगल सेलर या फिर बायर कैन influence the price of a product, so they are called as what? They are called as price taker, good, ठीक है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहां पर प्राइस इज कांस्टेंट, मतलब सेम, ठीक है। अब परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत सारे सेलर्स है और बहुत सारे बायर्स है, ये पॉइंट क्लियर है, जहां पर बहुत सारे सेलर्स हैं बहुत सारे बायर्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स ही बेचा जाता है, ठीक है। अब जैसे ये पेन, होमोजीनियस मतलब ऐसा मार्केट है जहां पर बहुत सारे सेलर्स सिर्फ ये सेम पेन बेच रहे हैं, सेम कंपनी, सेम कलर, आइडेंटिकल, एकदम सेम टू सेम, एग्जैक्ट, ठीक है। यही पेन अगर बेच रहे हैं तो ऑब्वियस है कि ये पेन का जो प्राइस है वो सेम रहेगा, है ना। अब ये कंपनी का पेन बिक रहा है 8 रुपए में, तो हर एक सेलर को ये पेन 8 रुपए में ही बेचना पड़ेगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? बेसिकली कब आप प्राइस को बढ़ा सकते हो, तब आपके प्रोडक्ट में कुछ अलग है। अब जैसे कोलगेट, ठीक है, कोलगेट में नमक है, इसके लिए वो उसका प्राइस उसने अलग से सेट करा है, समझ रहे हो। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस आप कब चेंज कर सकते हो, व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट, है ना। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द प्रोडक्ट तो आप अलग अलग चार्ज कर सकते हो। लेकिन यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, मतलब ये सारे आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स के बारे में बात करें। जब हम सेम चीज, सेम एवरीथिंग इज सेम, कंपनी सेम, सब कुछ सेम है, तो आप कैसे पैसा ज्यादा चार्ज कर सकते हो, आप कैसे पैसा ज्यादा बढ़ा के बता सकते हो, नहीं नहीं बता सकते। तो हियर द प्राइस इज कांस्टेंट क्योंकि होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है। अगर प्रोडक्ट्स डिफरेंट होता, मतलब आपका प्रोडक्ट जो पेन है, अगर ये पेंसिल और पेन दोनों का भी काम करता है, तो ऑब्वियस है कि वहां पर आप क्या करते थे, आप प्राइस कांस्टेंट नहीं रहता था, आप प्राइस चेंज करते थे। लेकिन जब भी हम होमोजेनियस प्रोडक्ट्स की बात करेंगे, दैट मीन्स प्राइस इज कांस्टेंट, क्योंकि सेम प्रोडक्ट कोई क्यों 10 रुपए में खरीदेगा, तब ये प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट 8 रुपए है, आपसे नहीं तो कहीं और से लेगा, क्योंकि देयर आर सो मेनी सेलर्स, है ना। और ये ऐसा मार्केट है जहां पे हर किसी को हर एक चीज के बारे में प्राइस पता होता ही है, ठीक है। तो नो सिंगल सेलर या फिर बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, कोई भी सिंगल सेलर या फिर बायर प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट सेट नहीं कर सकता, हेंस दे आर द प्राइस टेकर। जितना प्राइस है ये प्रोडक्ट का, उतना ही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, उतना ही प्राइस बायर्स को पे करना पड़ेगा और सेलर्स को सेम प्राइस चार्ज करना पड़ेगा। सो हियर द बायर्स एंड द सेलर्स आर प्राइस टेकर, क्लियर है। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन मतलब एवरीथिंग इज परफेक्ट, यहाँ पे प्राइस एकदम स्टेबल है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, क्योंकि अगर डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते तो ऑब्वियस है कि प्राइस ऊपर नीचे होता था, लेकिन आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स है, सेम प्रोडक्ट्स है, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स है, इसी की वजह से जो प्राइस है दैट इज कांस्टेंट।
क्लियर है? ये पॉइंट्स फटाक से अपने दिमाग में बिठा लो। ओके, मार्शल क्या बोलते हैं, अब मार्केट इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑल ऑफ whom are so small that no individual buyer or seller can influence the price and products offered by each seller are identical and homogeneous। मतलब ये एक इतना बड़ा समंदर है जहां पर एक फिश प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। हेंस जो, क्योंकि प्रोडक्ट्स आर व्हाट, आइडेंटिकल एंड होमोजीनियस। तो जो भी प्राइस है इन द मार्केट, हियर ऑल द फिशेस, ऑल द सेलर्स, ऑल द बायर्स आर प्राइस टेकर। ओके, क्लियर है? पक्का? ये डेफिनेशन याद रखना, एमसीक्यू में आ सकता है कि भाई परफेक्ट कंपटीशन का डेफिनेशन किसने दिया है, तो याद रखना अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ठीक है, इसमें से कैसे भी एक आधा एमसीक्यू तो बनता ही है बॉस इन द एग्जामिनेशन। ओके, सबसे पहला क्या फीचर है, देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मेनी बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट इन दिस मार्केट, each controlling only a small portion of the total output, so no single seller can influence the price, hence the producers are price taker accepting the market determined price। क्योंकि perfect competition में there are infinite buyers and sellers, hence no single seller can control the price in the market। for example vegetable market का ले लो, ठीक है, there are hundreds of sellers who are selling tomatoes, okay, and there are thousands of buyers। तो ऑब्वियस अगर कोई भी एक सेलर टोमेटो का प्राइस बढ़ा देगा तो बायर विल मूव टू समवन एल्स, वो किसी और से परचेज करेगा। आया समझ में? हेंस हियर द सेलर्स आर प्राइस टेकर। तो मार्केट में जितनी प्राइस चल रही है वो प्रोडक्ट की, आपको उतना ही चार्ज करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है होमोजीनियस कमोडिटीज, ऑल द कमोडिटीज आर सेम, आर आइडेंटिकल इन नेचर, सेम ब्रांड, एवरीथिंग इज सेम, हेंस आप कोई भी सेलर से खरीदो दैट डजंट मैटर। ठीक है, देयर आर होमोजीनियस कमोडिटीज इन दिस मार्केट, प्रोडक्ट्स आर आइडेंटिकल, सो कंज्यूमर ऑलवेज रिसीव द सेम गुड leading to a single price across the entire market। चाहे आप कहीं से भी खरीदो, the price is same। नेक्स्ट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है ये। फ्री एंट्री एंड एग्जिट का क्या मतलब हो जाता है कि भाई एक ऐसा मार्केट है जहां पर कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है एंड बिजनेस को छोड़ सकता है। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो रही है तो आप आराम से रन करो आपका बिजनेस, अगर लॉसेस हो रहा है तो यू जस्ट एग्जिट फ्रॉम द मार्केट। इजी एंट्री है, आप ये मार्केट में इजीली चले जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कोई रूल्स, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं होती है। अब जैसे कि अभी समर चल रहा है, ठीक है, तो आइस कैंडी पता है ना, वो आइस गोला रहता है ना, वो काला खट्टा रोज वाला, ठीक है, तो अभी समर्स चल रहा है तो ऑब्वियस फ्री एंट्री है भाई, कोई भी आइस गोला लगा दो, मस्त प्रॉफिट कमाओ। जैसे ही समर हो गया कि वो मार्केट से एग्जिट कर देंगे। अब मैं, प्रणव सर और प्रीशा, हम तीनों तो ऑलमोस्ट एवरी थर्ड डे जाते हैं गोला खाने के लिए। तो सोचो वो भैया की तो लग गई, मतलब फुल ऑन प्रॉफिट कमाते हैं वो भैया, मस्त अलग अलग वराइटीज के देते हैं वहां पर प्रोडक्ट्स। ठीक है, सो देर इज अ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इन दिस मार्केट, ऑलवेज रिमेंबर। यहाँ पर कोई भी रुकावट नहीं है, कोई भी बैरियर्स नहीं है। ठीक है, फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट इन द मार्केट फ्रीली, अलाउइंग न्यू बिजनेसेस टू स्टार्ट व्हेन कंडीशंस आर फेवरेबल। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, अगर आपको प्रॉफिट आ रहा है तो आप कंटिन्यू करो, नो प्रॉब्लम। अगर आपको लॉस हो रहा है, कंपटीशन ज्यादा है, आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे हो, आपको लॉस हो रहा है, तो आप एग्जिट हो जाओ मार्केट से। ठीक है, तो देर आर नो बैरियर्स, देर इज नो रुकावट। ओके, नेक्स्ट, मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल। अब आप बोलेंगे मैम लैंड तो इमोबाइल था ना, लैंड को कैसे आप मूव कर सकते हो, तो ये मोबिलिटी फैक्टर में क्यों आ गया? बोले पचकड़ मारूंगी। ठीक है, जब मैंने लैंड की बात करी है तो याद रखना, मैंने बोला था लैंड इज इमोबाइल, मतलब लैंड नहीं मूव होता है, लेकिन लैंड पर जो आप ग्रो कर रहे हो वो तो चेंज कर सकते हो ना। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट, सेम लैंड है लेकिन आप जो ग्रो कर रहे हो, आप जो यूज कर रहे हो लैंड को, वो यूज तो आप चेंज कर सकते हो ना। ये चीज मैंने बताई थी बहुत अच्छे से, प्रोडक्शंस जब हम पढ़ रहे थे ना तब मैंने बताया था। Land, labor, capital can easily move between different industries, allowing firm to enter and exit freely as they seek higher returns। ठीक है, mobility of factors of production है, मतलब ये जो लेबर्स है, ये जो कैपिटल जैसे मशीनरीज है, ठीक है, ये सारे आराम से फ्रीली यहाँ वहां पर मूव हो सकते हैं। ठीक है, अब जहां पर भी आपकी फैक्ट्री है वहां पर आप मशीन्स को मूव कर सकते हो, वहां पर लेबर आप वहां के अच्छे हायर कर सकते हो। ठीक है, जिससे फर्म
which allows firm to enter and exit freely as they can see हायर रिटर्न्स। जहां पर आपको हायर रिटर्न्स मिल रहा है आप आराम से वहां पे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर आपको लोअर रिटर्न्स मिल रहा है तो आप वो मार्केट से एग्जिट हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। बेटा याद रखना, जब भी प्राइस कांस्टेंट है मैं बोल रही हूँ तो वहां पर आप कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं लगा सकते हो, ठीक है। नॉट ओनली ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, कोई भी तरह का आप कॉस्ट नहीं लगा सकते हो जब भी प्राइस आइडेंटिकल है, जब भी प्राइस सेम है। क्योंकि अगर आप ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाओगे तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है टू द परफेक्ट कॉम्पिटिशन फीचर, राइट। हमने क्या बोला था, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, प्राइस इज कांस्टेंट, प्राइस इज सेम। अगर आपने कहीं कहीं पर, ठीक है, कहीं कहीं पे अगर वो सेम प्रोडक्ट पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगाए तो फिर प्राइस डिफर करेगा। सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू व्हाट वी हैव स्टडीड, ठीक है ना। तो अभी तो हमने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लिया है, तो ऐसा कोई भी कॉस्ट रहेगा तो याद रखना कि ऐसा कोई भी कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट परफेक्ट कॉम्पिटिशन के प्रोडक्ट्स में नहीं लगता है। क्लियर है। नेक्स्ट है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। बायर्स एंड सेलर्स को इक्वल नॉलेज होती है, उन्हें पता होता है कि भाई क्या प्राइस है ऑफ अ प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उसकी कितनी अवेलेबिलिटी है, मार्केट में क्या कंडीशन है, एवरीथिंग दोनों को भी पता होता है, ठीक है। full knowledge of market condition ensuring a single price across the market as all transactions occurs at the same price due to perfect information। perfect competition में perfect information होती है, इसीलिए buyers and sellers को सारे के सारे फीचर्स अबाउट द मार्केट कंडीशन सब कुछ पता होता है, ठीक है। तो ये था अबाउट फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे हम कहते हैं परफेक्ट इक्विलिब्रियम मार्केट, ठीक है। मतलब परफेक्ट मार्केट में व्हाट इज इक्विलिब्रियम वी आर गोइंग टू टॉक। अभी तक हमने देखा था डिमांड एंड सप्लाई का इक्विलिब्रियम, याद है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, समथिंग दैट इज कांस्टेंट, मतलब अनचेंज, दैट इज इक्विलिब्रियम, राइट। तो परफेक्ट मार्केट में हम लोग देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या है, ठीक है। तो परफेक्ट मार्केट में ना देयर आर टू रन्स, ये तो आपको पता होगा, एक है शॉर्ट रन और एक है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में हम सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करते हैं क्योंकि हम इसे प्लानिंग पीरियड कहते हैं। याद है ना कि भाई इतना ज्यादा समय है फर्म के पास में जहां पर वो एवरी फिक्स्ड फैक्टर को वो वेरिएबल में बदल सकता है, राइट। सो लॉन्ग रन में सिर्फ और सिर्फ वेरी फैक्टर्स रहते हैं, वेरिएबल कॉस्ट रहता है, और यहाँ पे सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखेंगे कि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों होते हैं, क्या होता है, वो सब देखेंगे। बट अभी याद रखना कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है एंड शॉर्ट रन में दोनों भी कॉस्ट आते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट भी आता है प्लस वेरिएबल कॉस्ट भी आता है। शॉर्ट रन को हम लोग प्रोडक्शन पीरियड कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है या फिर अबनॉर्मल लॉसेस होते हैं, ठीक है। या तो फिर ज्यादा प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट, नॉर्मल लॉसेस ज्यादा लॉस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट रन में ही देखने को मिलता है एंड लॉन्ग रन में सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट से देखने को मिलते हैं, ठीक है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज सैटिस्फाइड विद इट्स एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ आउटपुट। कोई भी फर्म इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कब आएगा, जब वो मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम लॉसेस इंकर कर रहा है। एट दैट पॉइंट वी विल कॉल इट एज इक्विलिब्रियम। मतलब जहां पर मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहा है, या फिर कम लॉसेस इंकर कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे कि भैया फर्म इज इन एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। ओके, अब यहां पर ना देयर आर two golden conditions for any firm in the perfect competition market to be at equilibrium। क्या है वो दो conditions, एक तो है MC should be equal to MR and MC curve should cut MR curve from below। ये दो पॉइंट्स एज इट इज आपको याद रखने हैं। याद है हमने MCMR का कॉन्सेप्ट ऑलरेडी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अच्छे से कवर किया है, राइट। एंड आपको पता होना चाहिए कि MC का जो कर्व है वो यू शेप्ड होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में हमने पढ़ा था, याद है, जैसे ही इन द फर्स्ट स्टेज जैसे ही प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो MC विल फॉल बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी एंड देन MC विल राइज, मतलब मार्जिनल कॉस्ट विल राइज बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये हमने बहुत अच्छे से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करा था। MCMR तो पता है ना भाई, MC क्या है, एडिशनल कॉस्ट
जो कि इंकर हो रहा है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट। एंड व्हाट इज एमआर? एडिशनल रेवेन्यू, जो कि आपको कोई यूनिट से मिल रहा है। एडिशनल रेवेन्यू यू आर इंकरिंग बाय सेलिंग एडिशनल यूनिट। कोई भी सिंगल यूनिट आप बेचने से जो पैसा कमा रहे हो, कोई भी एडिशनल सिंगल यूनिट बेचने से आप जो पैसा कमा रहे हो, और कोई भी एडिशनल यूनिट बनाने के लिए आपको जितना खर्च लग रहा है, दैट इज व्हाट, दैट इज एमसी एंड एमआर, है ना। तो सबसे पहली क्या कंडीशन है? एमसी शुड बी इक्वल टू व्हाट? एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर। जल्दी से मेरे साथ में 10 बार बोलो, एमसी शुड बी इक्वल टू एमआर। जो कॉस्ट है वो हमेशा एमआर को इक्वल होना चाहिए। जब भी हम बोलेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यस है, लेकिन एक और चीज सेटिस्फाई होनी चाहिए, दैट इज एमसी कर्व शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। अगर अबाव से कम कट करेगी ना, दैट मीन्स लॉस हो रहा है फर्म को, और अगर बिलो से कट करेगी ना, दैट मीन्स फर्म को क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो याद रखना बिलो से कट करना है ताकि फर्म को प्रॉफिट हो। ये 2 पॉइंट्स हैं, याद रखो। अभी हम लोग इसका कर्व देखेंगे, डोंट वरी, पूरा कर्व देखेंगे, बस ये 2 कंडीशंस आप अब भी याद करो। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा था यहाँ पे? मैक्सिमम प्रॉफिट व्हेन फर्म इज equal to difference between TR, that is total revenue minus total cost. One of the condition of the equilibrium of the firm is that its profit should be maximum. अभी हमने वही देखा है। ठीक है, ये तो सिर्फ आपकी रीडिंग पर्पस के लिए मैंने यहाँ पे लिख के रख दिया है कि भाई आपको ये जब नोट्स मिलेगी तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। सबसे पहली क्या कंडीशन है? MC शुड बी इक्वल टू MR। ठीक है, अब बताओ अगर MR इज ग्रेटर देन MC, बताओ मुझे। ठीक है, इफ एमआर इज ग्रेटर देन एमसी तो क्या होगा? मतलब रेवेन्यू ज्यादा है और आपका जो खर्चा है वो कम है, प्रॉफिट ज्यादा है और खर्चा है जो वो कम है, तो दैट मीन्स प्रॉफिट अर्न कर रही है फर्म, है ना। तो इट विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग। अब प्रॉफिट अर्न करे तो वो प्रोड्यूस करती रहेगी ना। कब तक प्रोड्यूस करेगी? जब तक मैक्सिमम आउटपुट रीच नहीं हो जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम आउटपुट कब रीच होगा? व्हेन एमआर इज इक्वल टू एमसी, मतलब एमसी इज इक्वल टू एमआर। जितना कॉस्ट है, जितना बनाने का कॉस्ट है, दैट इज इक्वल टू रेवेन्यू। ठीक है, अब अगर एमसी इज लेस देन एमआर, सॉरी एमसी इज ग्रेटर देन एमआर, अब बताओ, मतलब आपका खर्चा ज्यादा है, खर्चा ज्यादा लग रहा, लेकिन आपका जो रेवेन्यू दैट इज कम। अब खर्चा ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो आप क्या करोगे? यू विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आप लॉसेस में चले जाओगे ना वरना। इफ एमसी इज इंक्रीजिंग, राइज हो रहा है, तो आप क्या करोगे? यू विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग ना, यू विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग एट दैट पॉइंट, क्योंकि आपको ज्यादा खर्चा लग रहा है। आ रही है ना कुछ चीजें समझ में? आ रही है यार, इतने अच्छे से तो हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में करा है, फिर अभी आपको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको एडिशनल समझाया है ऑलरेडी, जो अभी अभी तक हमने जो समझ के रखा है, फिर से मैंने आपको एक समझा दिया है ये कॉन्सेप्ट, ताकि आप थोड़ा सा लिंक लगा सको कि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कब आएगा? व्हेन एमसी इज इक्वल टू एमआर। एमसी इज इक्वल टू एमआर कब होता है? जब मैक्सिमम आउटपुट आप प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, अगर एमआर ग्रेटर देन एमसी रहेगा तो आप प्रॉफिट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब आप और प्रोड्यूस करते जाओगे जब तक आपका आउटपुट का जो है वो पूरा मैक्सिमम रीच नहीं होता। और अगर कम है, मतलब कॉस्ट ज्यादा और रेवेन्यू कम है, तो ऑब्वियस है कि यू विल स्टॉप प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आप लॉसेस में चले जाओगे। ठीक है, दूसरा क्या है? एमसी कर्व शुड कट एमआर कर्व फ्रॉम बिलो। नीचे से क्यों काटना चाहिए? ताकि प्रॉफिट हो। ठीक है, अगर ऊपर से काटेगा तो समझ जाना कि लॉस हो रहा है। ठीक है, अबाव से है दैट मींस लॉसेस। ये पॉइंट दिया नहीं है लेकिन याद करना, अबाव से काटेगा दैट मींस लॉसेस। ठीक है, अब देखो अपनी बुक में क्या दिया है। इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो जाता है? अरे भाई साहब, अब तो हम एक्सपर्ट हो गए ग्राफ्स और में, है ना। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है? कांस्टेंट और अनचेंज्ड पोजीशन। ठीक है, इसमें ऑलरेडी हमने एक एमसीक्यू भी करा था। अगर आपने चैप्टर 1 का एमसीक्यू करा है मेरा जो देखा है, तो आपको याद आ जाना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी करके रखा है। अ फर्म रीचेस द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन इट गेट्स मैक्सिमम आउटपुट। व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर?
मैक्सिमम आउटपुट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, टू डिटरमाइन। और आप वो मैक्सिमम आउटपुट कैसे डिटरमाइन करोगे? मैक्सिमम आउटपुट है तो इक्विलिब्रियम है। अब मैक्सिमम आउटपुट है वो आपको कब पता चलेगा? व्हेन यू सैटिस्फाई दोस टू गोल्डन कंडीशंस। एंड व्हाट आर दे? द फर्स्ट वन इज MC शुड बी इक्वल टू MR। अगर MC MR से इक्वल है दैट मींस मैक्सिमम आउटपुट है। एंड ये एंड है, ओके, एंड MC कर्व कट MR कर्व फ्रॉम बिलो, ठीक है। अब देखो यहां पर ये जो है अपना ग्राफ देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो एक्स एक्सिस है वो आपको क्या बता रहा है? इट इज रिप्रेजेंटिंग आउटपुट। एंड जो वाई एक्सिस है इट इज रिप्रेजेंटिंग कॉस्ट, रेवेन्यू, प्राइस, एवरीथिंग, ठीक है। एंड यहाँ पर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है दैट इज MR इज इक्वल टू प्राइस, हमने देखा था ना, MR इज इक्वल टू P। याद आ रहा है नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर जो प्राइस है दैट इज व्हाट? दैट इज कांस्टेंट, दैट इज हॉरिजॉन्टल, दैट इज फ्लैट लाइन। याद आ रहा है? दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है तो ऑब्वियस है जो MR है दैट इज हॉरिजॉन्टल। सबसे पहला पॉइंट याद रखना, MR इज व्हाट? MR इज, उप्स, MR is what? MR is horizontal, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज देखो MC का कर्व हमने देखा था। MC का कर्व कैसा रहता है? यू शेप्ड रहता है। याद है जैसे जैसे स्टार्टिंग में कॉस्ट जैसे जैसे आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो MC का जो कर्व है वो क्या होता है? वो होता है फॉल बिकॉज ऑफ एफिशिएंसी। एंड एट द टाइम जैसे ही जैसे प्रोडक्शन और बढ़ रहा है तब MC का कर्व क्या हो जाता है? राइजिंग, बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये दो चीजें हमने बहुत अच्छे से करी थी, मैं बार बार बता रही हूँ, आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। तो MC का जो कर्व है दैट इज व्हाट? दैट इज यू शेप्ड, ठीक है। तो देखो ना यहाँ पे यू शेप ही तो हमने करके रखा है MC का कर्व, ठीक है। तो MC का कर्व क्या है? यू शेप है। और MR का जो कर्व है दैट इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग में क्या है? MC का कर्व फॉल हो रहा है, फिर MC का कर्व क्या है? इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एट अब ये जब भी फॉल होके इंक्रीज हो रहा है तो ये ऑब्वियस है कि ये देखो ना, यहाँ पे देखो नीचे से काट रहा है ना MR को, ठीक है। MR को नीचे से काट के ऊपर प्राइस मतलब ऊपर कॉस्ट बढ़ रही है, ठीक है। तो व्हाट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट? द इक्विलिब्रियम पॉइंट इज दिस इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जहां पर MR इज इक्वल टू MC प्लस MC ना बिलो से कट करना चाहिए MR को, देखो यहां पर मिल, ठीक है। सो दिस इज इक्विलिब्रियम। क्योंकि अगर अबाव, क्योंकि MC कॉस्ट विल बी इंक्रीजिंग, अगर यहाँ पे इंक्रीजिंग में अगर आप करोगे प्रोडक्शन तो आप क्या कर रहे हो? यू आर डीलिंग विथ लॉसेस, यू आर डीलिंग विथ लॉसेस, ठीक है। अगर ये अबाव ऊपर से कट करेगी तो क्या होगा? लॉस होगा। एंड MC अगर नीचे से कट करेगी MR को तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम, मैक्सिमम आउटपुट रीच होगा। और ये पॉइंट पे यहाँ पे जो आउटपुट है दिस M1, तो दिस इज व्हाट? दिस इज मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज मैक्सिमम आउटपुट। क्लियर है? बहुत ऊपर ऊपर से ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। मैं बहुत सिंपल टर्म्स में आपको समझा रही हूँ। तो या मतलब देखो जो जो पॉइंट्स है वो तो आपको याद रखने ही है बेटा, क्योंकि इतने सारे ग्राफ्स है, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट ग्राफ। तो ऑब्वियस है कि कुछ कुछ चीजें तो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी पड़ेगी ना, ठीक है। अब वो खुद से बोलते, लोग तो बोलते हैं भाई कि ऐसे याद मत करो, लेकिन मैं खुद बोल रही हूँ आपको कि थोड़ी बहुत चीजें आपको याद रखनी ही है, क्योंकि इतने ग्राफ से आप खुद मिक्स हो जाओगे, ठीक है। तो आ गया। सो दिस इज द पॉइंट जहां पर MC कर्व क्या कर रही है? MR कर्व को कट कर रही है, प्लस ये ऐसा पॉइंट है जहां पर MC इज इक्वल टू MR। एंड जो प्रोडक्शन यहां पर हो रहा है दिस इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, इसके बाहर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। दिस इज मैक्सिमम प्रोडक्शन, ठीक है। क्लियर है? यहाँ पे देखो अपने पॉइंट्स क्या क्या दिए हैं।
सबसे पहला क्या है, इन द अबव डायग्राम आउटपुट इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड रेवेन्यू कॉस्ट प्राइसेस इज शोन ऑन वाई एक्सिस. एमआर इज मार्जिनल रेवेन्यू कर्व, एमसी इज मार्जिनल कॉस्ट कर्व. एमसी intersect the MR curve from below at the point E1. It means at point E1 two conditions are satisfied. कौन सी है, एक तो हो जाती है MC is equal to MR and the other is MC curve cuts MR from below. So the equilibrium output is determined by this. M1 is the equilibrium output, मतलब that is the maximum output. उसके बाहर आप अगर प्रोडक्शन करोगे तो आप क्या है, लॉसेस में जाओगे, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा आएगा एंड आपका जो प्रॉफिट है वो कम आएगा. क्लियर है पॉइंट. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम कवर करेंगे शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स टू द लॉन्ग पीरियड इक्विलिब्रियम. ठीक है, शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम क्या है, जहां पर फर्म कैन इंकर ईदर अबनॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर लॉसेस, एंड इन लॉन्ग पीरियड फर्म को सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट होता है. ठीक है, अब हम देखते हैं क्यों होता है, कैसे होता है, कौन सा कर्व क्या इंटरसेक्ट कर रहा है. ठीक है, सारी चीजें अभी हम देखते हैं. तो शॉर्ट पीरियड इक्विलिब्रियम में पहले हम लोग देखेंगे अबनॉर्मल प्रॉफिट्स. ठीक है, when a firm is in short period equilibrium sometimes it incurs abnormal profits. short period में क्या होता है कि भाई कुछ कुछ चीजों को, जैसे कुछ फैक्टर्स रहते हैं जिसको फर्म कैन नॉट चेंज, जैसे कि साइज ऑफ द फैक्ट्री हो गया, नंबर ऑफ मशीन्स हो गया. ठीक है, सो दीज आर द फिक्स्ड फैक्टर्स, तो फिक्स्ड कॉस्ट लगेगा इस पे. एंड कुछ फैक्टर्स को फर्म क्या है, चेंज कर सकती है, दैट इज वेरिएबल फैक्टर्स, जैसे कि लेबर्स हो गया. ठीक है, लेबर्स को ज्यादा हायर करा है बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, तो यहाँ पर जो कॉस्ट लगेगा दैट इज वेरिएबल कॉस्ट. इतना तो पता है ना आपको. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों भी चीजें आपको देखने को मिलेगी, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, राइट. तो अभी ये डायग्राम के बेसिस पे हम समझेंगे. ठीक है, अबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है, एक चीज ध्यान रखना, व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. कब होता है, एवरेज रेवेन्यू ज्यादा है एवरेज कॉस्ट से. व्हेन योर एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, तब आपको अबनॉर्मल प्रॉफिट होता है. अब हम लोग ये डायग्राम के बेसिस पे देखेंगे कैसे होता है. ठीक है, अब ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, मतलब अबनॉर्मल प्रॉफिट की बात करें, तो कब होगा, इफ AR इज मोर देन AC एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, हमने दो कंडीशंस देखी. इक्विलिब्रियम कब होता है, व्हेन MC इज इक्वल टू MR, एंड व्हाट इज द अदर थिंग, व्हेन MC कर्व कट्स MR कर्व फ्रॉम द बिलो. ठीक है, तो सेम चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ड्रॉ करके रखी है. ठीक है, एक्स एक्सिस पे आपको आउटपुट बताना है, वाई एक्सिस पे आप बताओगे प्राइस, रेवेन्यू या फिर कॉस्ट. ठीक है, सेम हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है यहाँ पे, बिकॉज परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इज स्टेबल. जो प्राइस मार्केट डिटरमाइन करता है, सेम प्राइस सबको एक्सेप्ट करना पड़ता है. सो हियर द डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल, डिमांड AR एंड MR कर्व इज हॉरिजॉन्टल, सेम है, राइट. तो क्या मैं ऐसे कह सकती हूँ, MR इज इक्वल टू AR इज इक्वल टू प्राइस. देखा था ना हमने, AR इज इक्वल टू प्राइस, याद आ रहा है ना, मैंने इतना अच्छे से आपको बताया, याद आना ही चाहिए, ये चीज आपको याद आनी चाहिए. ठीक है, अब हमने ये लाइन तो ड्रॉ कर ली है ना. अब हमने मार्जिनल कॉस्ट कर्व को क्या बोला है, मार्जिनल कॉस्ट कर्व शुड कट MC कर्व, दैट इज सॉरी MR कर्व फ्रॉम बिलो, राइट. तो अब ये जो पिंक में है, दिस इज शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, इसको हम लोग ऐसे कट कर रहे हैं फ्रॉम बिलो. ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट है दैट इज ई पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम हमें आ गया है, राइट. इक्विलिब्रियम वाले पॉइंट से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, तो दिस इज द आउटपुट. तो क्यू यहाँ पर जो लिखा है, दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें डिटरमाइन कर लिया है. अब हमें क्या प्रॉफिट करना है, प्रॉफिट को डिटरमाइन करना है. तो जब भी हम प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे तो हम वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एवरेज कॉस्ट. ठीक है, एवरेज कॉस्ट की ही मदद से आप प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हो. ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट कर्व हमेशा याद रखना, जब भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है तो एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट. एंड एवरेज कॉस्ट कर्व ये ऐसे डाउनवर्ड कट करता है डिमांड कर्व को. ठीक है, ये देखो डिमांड कर्व के नीचे, दिस इज द डिमांड कर्व, राइट. यहाँ पर नीचे से ये डाउनवर्ड कट करता है डिमांड कर्व को. डिमांड कर्व मतलब AR या फिर MR को नीचे से कट करता है. ठीक है,
तो यहाँ पर ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं, एक तो ये पॉइंट आ रहा है और एक ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। ये जो पहला वाला जो पॉइंट है जो कि एमसी कर्व का है, उसे हमको कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट कहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हम वो पॉइंट को कंसिडर करेंगे एज अ एसी कर्व, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, ये, तो दिस इज द आउटपुट, एंड यहाँ पर जो कट कर रहा है एसी कर्व, दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व। ये जो है दिस इज द एवरेज कॉस्ट कर्व पॉइंट। क्लियर है? ये चीज को आपको ध्यान में रखनी है जब भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, एंड ये चीज के बेसिस पर ही आपको ये ग्राफ याद आएगा, ठीक है। अब देखो कुछ, अगर आपको कुछ सिचुएशंस करना है डिस्क्राइब, तो आपको ये कुछ पॉइंट्स तो याद रखने ही पड़ेंगे, एमसीक्यू पेपर है बेटा, आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव है नहीं, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा? व्हेन योर एवरेज कॉस्ट इज, एवरेज रेवेन्यू इज मोर देन एवरेज कॉस्ट, राइट। एवरेज कॉस्ट कर्व आपको कैसे आएगा? कभी भी याद रखना, दिस इज यू शेप, क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर्स दोनों भी दिखने को मिलते हैं, तो हर एक कर्व अलग अलग शेप का होता है, राइट। तो यहाँ पर एवरेज कॉस्ट कर्व ऐसे नीचे से कट कर रहा है, डिमांड कर्व के नीचे से कट कर रहा है, एंड इक्विलिब्रियम पॉइंट को हमको कंसिडर करना है, ठीक है। इक्विलिब्रियम पॉइंट की लाइन पे, मतलब जो मैक्सिमम आउटपुट है यहाँ पर ये वाला पॉइंट, ठीक है, इसे हम लोग एज अ एसी कर्व हम लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे नेमिंग कर दी है एस, राइट। तो एस से अगर मैं ऐसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट आ जाएगा, है ना। तो मुझे यहाँ पर कॉस्ट आ गया, एंड मुझे यहाँ पर आउटपुट आ गया, दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट, दिस इज द मैक्सिमम आउटपुट, राइट। मैंने इसको एस नाम कर दिया, ठीक है। अब आप प्रॉफिट कैसे निकालते हो? व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर्मूला? प्रॉफिट का फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट के लिए हमने एसी निकाला है, क्योंकि एसी के बेसिस पर ही आप टोटल कॉस्ट निकाल सकते हो, राइट। एंड टोटल रेवेन्यू के लिए आपको क्या चाहिए? प्राइस एंड क्वांटिटी चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू इज व्हाट? प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। प्राइस क्या है यहाँ पर? प्राइस मतलब ओ पी, ओ से पी जो है दिस इज प्राइस, राइट। एंड क्वांटिटी ओ क्यू, ओ से क्यू जो है दैट इज क्वांटिटी। तो ओपी इंटू ओ क्यू, मतलब ओपी को अगर आप ओ क्यू से इंटू करोगे तो ओपी ओ क्यू, ये जो पॉइंट आ रहा है इक्विलिब्रियम पॉइंट, तो ये देखो ना पूरा एक बॉक्स बन गया है ना, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया, राइट। तो अगर आप ये इसको और इसको दोनों को इंटू करोगे तो व्हाट यू गेट इज ई, तो ओ पी ई क्यू आ गया ना, पूरा एक बॉक्स बन गया ना, ओ पी ई क्यू, ठीक है। सो दिस इज योर टोटल कॉस्ट, ओ पी ई क्यू, राइट। अब नेक्स्ट टोटल कॉस्ट कैसे निकाल, सॉरी टोटल रेवेन्यू था वो, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? बाय टेकिंग एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में आ तो जानी चाहिए, चैप्टर 1 में हमने अच्छे से करा है, फिर भी मैं अभी फिर से करवा रही हूँ। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो? बाय टेकिंग एवरेज कॉस्ट इनटू क्वांटिटी। तो अब एवरेज कॉस्ट हमने पूरा कर्व निकाला है ना, तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट? ओ से ए, तो दिस इज द एवरेज कॉस्ट, एंड व्हाट इज द क्वांटिटी? सेम ओ टू क्यू, ओ टू क्यू इज द क्वांटिटी, ठीक है। अभी आप इनको इंटू कर दोगे, मतलब दिस इंटू दिस, तो यहाँ पर अगर आप एक बॉक्स बनाओगे तो आपने इसको यहाँ पे एस पॉइंट नेम करा है, राइट। तो व्हाट इज इट? ओ ए एस क्यू, क्या मैं कह सकती हूँ टोटल कॉस्ट इज ओ ए एस क्यू, है ना, ओ ए एस क्यू, ठीक है। अब इसमें से इसको अगर माइनस करूं तो क्या पोर्शन आ जा रहा है? ये बीच का पोर्शन आ रहा है, ठीक है। इफ आई माइनस दिस फ्रॉम दिस, व्हाट आई एम गेटिंग इज दिस, सो दिस इज माय प्रॉफिट, दिस इज माय प्रॉफिट, ये मेरा प्रॉफिट है। प्रॉफिट के लिए याद रखना एसी कर्व ना कभी भी डाउनवर्ड ऑफ डिमांड कर्व रहेगा, ठीक है, डाउनवर्ड ऑफ डिमांड कर्व रहेगा। अगर अबाव रहा तो लॉस होगा, ठीक है। ये हो गया क्लियर। अब सेम चीज अगर आप लॉस में अप्लाई करोगे, सेम है, यहां पर क्या हो जाएगा कि भाई एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम है एवरेज कॉस्ट से, तब आपको लॉस होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज सेम, सेम है सारी की सारी चीजें। अब देखो यहाँ पे लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग सेम फॉर्मूला लेंगे, टीसी माइनस टी आर। टीसी क्या है? टीसी इज इक्वल टू ए सी इंटू क्यू, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो, यहाँ पर लॉस मतलब एसी का जो कर्व है वो डिमांड कर्व के ऊपर है, मैंने अभी बोला था।
अगर प्रॉफिट आएगा तो डिमांड कर्व के नीचे रहेगा, दिस इज द डिमांड कर्व ना, इसके नीचे से कट होगा तो प्रॉफिट आएगा। अब यहां पर जो एसी का जो कर्व है वो ऊपर है, एवरेज कॉस्ट का जो कर्व है वो डिमांड कर्व के ऊपर है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस रहेगा ना, ये जो डिफरेंस रहेगा, दिस इज लॉस, दिस इज लॉस। ये कब होगा? व्हेन योर एआर इज लेस देन एसी। सेम, एवरीथिंग इज सेम, दिस पोर्शन इज लॉस। ये लॉस कब आएगा? जब आपका जो एसी वाला कर्व है वो ऊपर है डिमांड कर्व के, ठीक है। ये एक पॉइंट आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे प्रॉफिट कब आता है? व्हेन योर एसी कर्व इज डाउनवर्ड। अपनी बुक में क्या दिया है एक बार देख लो, सेम चीज है यहाँ पर। देखो पहले हमको इक्विलिब्रियम पॉइंट लेकर आ जाना है, मतलब जहां पर मैक्सिमम आउटपुट मिल रहा है, दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज याद रखना, ए आर इज मोर देन एसी। अगर ए आर मोर देन एसी है तो मतलब ए आर ऊपर है और एसी नीचे है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा दैट इज प्रॉफिट। एंड जहां पर आपको कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, आपका रेवेन्यू कम है, मतलब रेवेन्यू कॉस्ट से नीचे है ना, देखो ना, ये नीचे और कॉस्ट ऊपर है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है दैट इज लॉस। ये चीज आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट इज लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम नॉर्मल प्रॉफिट्स, ठीक है। लॉन्ग रन में क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होता है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होता, क्योंकि जितने भी फिक्स्ड फैक्टर्स है वो लॉन्ग रन में क्या करते हैं? वेरी करते हैं, बिकॉज लॉन्ग रन इज अ प्लानिंग पीरियड। लॉन्ग रन में हम हर एक फिक्स्ड फैक्टर को वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, है ना। पढ़कर आ रहे हो ना अभी तक इतना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं, जनरली नॉर्मल प्रॉफिट्स ही होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर शॉर्ट रन में अगर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है तो इसका क्या मतलब हो गया कि भाई बहुत सारे फर्म्स मार्केट में एंट्री मारेंगे, है ना। और अगर मार्केट में बहुत सारे फर्म्स ने एंट्री मारा तो इसका क्या मतलब हो गया? जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा, लॉस, ठीक है। एंड सेम गोज विथ लॉस। अगर लॉस है शॉर्ट रन में तो क्या हो जाएगा? शॉर्ट रन से बहुत सारे बिजनेसेस एग्जिट कर देंगे, है ना, बहुत सारे फर्म्स एग्जिट मार लेंगे, जिसकी वजह से लॉन्ग रन में दूसरे फर्म्स को क्या होगा? नॉर्मल प्रॉफिट मिलेगा। तो जनरली लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है फर्म को, ठीक है। और शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स या फिर सुपर नॉर्मल लॉसेस ही मिलते, दैट इज अब नॉर्मल लॉसेस मिलते हैं, ठीक है, याद रखना। इसका ग्राफ बहुत सुपर इजी है। आपको दो इक्विलिब्रियम कंडीशंस तो आपको पता ही होगा। सबसे पहला क्या है? MC इक्वल टू MR, है ना। दूसरा क्या है? MC शुड कट MR फ्रॉम बिलो। सेम है, अगर MC इज इक्वल टू MR एंड MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर जो पॉइंट आता है दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। अभी तक इतनी बार कर लिए तो आपको याद आ जाना चाहिए, ठीक है, दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। लॉन्ग रन में जो MC वाला कर्व है ना, दैट इज अ लिटिल फ्लैटर। हमने लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन में लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन अच्छे से देख कर आए थे। तो लॉन्ग रन का जो कर्व है, MC कर्व, दैट इज फ्लैटर, है ना, बिकॉज ऑफ लॉन्ग रन में बहुत सारी चीजें क्या होती है, आप पूरी वेरी कर सकते हो सारी की सारी चीजें, राइट। तो यहाँ पर जो MC कॉस्ट है दैट इज लिटिल फ्लैटर, ठीक है। तो ऑब्वियस है जहां पर MC MR जहां पर मीट हो रही है दैट इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड MC इज कटिंग MR फ्रॉम बिलो, तो यहाँ पर आ गई इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर this is equilibrium point and this is the maximum output, this is the output, right? OQ is the output and OP is the price, ठीक है, ये तो क्लियर है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व है, ठीक है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम पॉइंट पे मीट होती है, ठीक है। तो अगर इक्विलिब्रियम पॉइंट से अगर आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व बनाओगे तो ये ऐसा आएगा, इट विल मीट हियर। क्यों? क्यों? क्योंकि क्योंकि लॉन्ग रन में क्या है, दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक हो जाती है AR इज इक्वल टू AC, AC एंड AR इज इक्वल, ठीक है। अब ये दोनों को आपको इक्वल करना है, ये दोनों को अगर आपको इक्वल करना है तो ऑब्वियस है दे शुड मीट एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट, TC इक्वल टू TR इज इक्वल टू TC, ठीक है, टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। अब ये क्यों होता है अभी हम देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज टोटल कॉस्ट? टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हो? P इंटू क्यू, राइट, मतलब प्राइस इंटू क्वांटिटी। एंड प्राइस कहाँ से आएगा? प्राइस इज व्हाट? OP, है ना। दिस इज प्राइस, OP, दिस इज प्राइस। एंड व्हाट इज क्वांटिटी? क्वांटिटी इज OQ। अगर आप इन सबको इंटू करोगे दैट इज OP OQ, अगर आप ये दोनों को इंटू करोगे तो क्या आएगा? OPEQ आएगा ना आपको, है ना। देन OPEQ आपका आ गया टोटल कॉस्ट। सेम टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे आप? सेम टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे? टोटल रेवेन्यू इज AC इंटू क्यू।
अब एसी क्या है मुझे बता दो, व्हाट इज एसी जल्दी से, व्हाट इज एसी, एसी क्या है, ओपी है, अगेन अगेन सेम आपको आ रहा है, ओ क्यू, क्वांटिटी इज ओ क्यू, यही है ना, दिस इज एसी ना, ओपी इंटू ओ क्यू, देन सेम अगर आप फिर से इन सबको इंटू करोगे, ज्वाइन करोगे तो क्या आ रहा है आपको, सेम, आपको सेम आंसर आ रहा है, दैट इज ओ पी ई क्यू, है ना। तो यहाँ पर क्या प्रूव हो गया, दैट टी सी इज इक्वल टू टी आर, ये एक पॉइंट प्रूफ हो गया, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे मैम जब टी सी इज इक्वल टू ए आर है तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट किधर आया है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है, आपके दिमाग में ये घंटी बजी होगी, नहीं बजी तो मतलब आप लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। अगर ये दिमाग में घंटी बजी तो याद रखना आपको ये डाउट आना ही चाहिए कि मैम अब नॉर्मल प्रॉफिट किधर है, ये तो हमें समझ आ गया, अब नॉर्मल प्रॉफिट किधर है। बेटा याद रखना लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, लॉन्ग रन में टोटल कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। कैसे, अब लॉन्ग रन में व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मुझे बताओ, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑन्टरप्रीनियर। लैंड को क्या मिलता है, व्हाट इज द कॉस्ट, व्हाट इज द रेम्यूनरेशन फॉर लैंड, दैट इज रेंट, लेबर के लिए वेजेस है, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है, और ऑन्टरप्रीनियर के लिए क्या है, प्रॉफिट, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट। आया समझ में, आया लॉजिक समझ में, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो चीजें याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ए आर इज इक्वल टू ए सी एंड टी आर इज इक्वल टू टी सी नॉर्मल प्रॉफिट में, एंड नॉर्मल प्रॉफिट में कॉस्ट इज इंक्लूसिव ऑफ व्हाट, इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। इसीलिए नॉर्मल प्रॉफिट ऐसा आता है, जबकि जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड जो लॉस है ना, इसमें आपको ऐसे डिफरेंस दिखेगा, अभी हमने देखे ना ये डिफरेंस दिखेगा, लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट में कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ही हर कोई मीट हो रहा है, दैट इज ए आर इक्वल टू ए सी एंड टी आर इज इक्वल टू टी सी। क्लियर है, पक्का। चलिए अपनी बुक में क्या लिखा है देखते हैं। Long period equilibrium, normal profit. When a firm is in long period equilibrium, it incurs only normal profit. बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये जो है यहाँ पर ना थोड़ा सा अलग हो गया है डायग्राम, ठीक है, ये इधर मीट होता है, आपकी बुक में भी थोड़ा सा अलग दिया है, ठीक है। तो मैंने जो बताया है वैसे ही करना, दैट इज द राइट, दैट इज द राइट पार्ट ऑफ द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम कर्व, ठीक है। जैसे मैंने बताया दैट इज राइट एंड दिस इज रॉन्ग, मैं अभी बता रही हूँ। इन द डायग्राम आउटपुट इज ऑन द आउटपुट is shown on O axis and revenue cost and prices is shown on what, Y axis. LMR is long run marginal revenue and MC is what, marginal cost. जहाँ पर ये intersect हो रहा है, what is that point, that is that point we call it as Q. So the equilibrium output is determined at OM and level of output is OP, that is AR, right. AC क्या हो गया, again AC is same OP. So here AR is equal to AC, अभी जो हमने देखा वही सेम चीज है। टोटल रेवेन्यू अभी हमने निकाला, टोटल कॉस्ट भी हमने निकाला, सो फर्म विल गेट ओनली नॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि एट पॉइंट क्यू दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये वाला आप याद रखना। लॉन्ग रन में ना ब्रेक इवन पॉइंट आता है, ठीक है, ये मैंने नहीं बताया तो अभी आप एक बार याद रख लो। एट पॉइंट क्यू इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट और रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वलाइजिंग पॉइंट, एमसीक्यू में आ सकता है, याद रखना। ओके परफेक्ट, तो इससे हमारा जो परफेक्ट मार्केट है वो पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी डील विथ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। चलिए अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं कल के लेक्चर में।